नमस्कार। आज हम एक ऐसे महान विचारक की दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं जिनके विचार सदियों बाद भी गूंजते हैं, स्वामी विवेकानंद। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास उनके दर्शन और उनकी जो शिक्षाएं हैं उन पर आधारित एक लेख के कुछ अंश हैं। जी। और ये आत्मविश्वास, शिक्षा का जो असल मतलब है और समाज सेवा, इन जैसे विषयों पर फोकस करते हैं। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन विचारों की तह तक जाएं और ये समझें कि आज की जिंदगी में इनसे क्या सीखा जा सकता है ना? क्या हम अपना सकते हैं। बिल्कुल। और विवेकानंद के विचारों की आप देखें खूबी यही है कि वो सिर्फ ऊंची दार्शनिक बातें नहीं करते। हाँ, वो जमीन पर चलने का रास्ता दिखाते हैं। दर्शन को जीवन में कैसे उतारें ये बताते हैं। सही कहा। तो आज हम इसी लेख के जरिए देखेंगे कि उनके उपदेश कैसे एक व्यक्ति को गढ़ने और साथ ही समाज को बेहतर बनाने, दोनों के लिए एक तरह से प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट जैसे हैं। अच्छा। चलिए तो इन विचारों की परतों को खोलते हैं, कोशिश करते हैं इनके मर्म को समझने की। हाँ, तो शुरुआत करते हैं उस विचार से जो शायद सबसे ज्यादा जाना माना है, अपने अंदर की ताकत पर, अपनी क्षमताओं पर वो अटूट विश्वास। जी, आत्मबल। हाँ, आत्मबल। उनका वो प्रसिद्ध आह्वान, वो तो अक्सर सुनने को मिलता ही है, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। बिल्कुल। अब ये सुनने में तो एक बहुत जोशीला नारा लगता है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक नारा ही है या इसके पीछे कोई गहरा दर्शन भी है? ये लेख क्या कहता है इस बारे में? देखिए, ये सिर्फ नारा नहीं है, ये उनके पूरे दर्शन का कह सकते हैं आधार है। अच्छा। लेख इस बात पर जोर देता है कि विवेकानंद के लिए आत्मबल का मतलब सिर्फ कोई बाहरी सफलता पाना या कोई लक्ष्य हासिल कर लेना भर नहीं था। उनका मानना था कि हमारे जीवन का, हमारी जो शिक्षा है, साधना है, उसका असली मकसद होना चाहिए अपनी इच्छा शक्ति, विल पावर जिसे कहते हैं, उसे इतना मजबूत और अनुशासित करना। हाँ। कि हम अपने जीवन का निर्माण खुद कर सकें। ये जीवन निर्माण शब्द ही बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ। जीवन निर्माण। हाँ, बात सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने की नहीं है, बल्कि एक मजबूत, एक उद्देश्यपूर्ण, एक सक्षम व्यक्तित्व बनाने की है। ये अंदरूनी शक्ति जगाने की प्रक्रिया है एक तरह से। अच्छा, तो ये सिर्फ वो पॉजिटिव थिंकिंग जैसा नहीं है कि बस सोचते रहो मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। नहीं नहीं। ये असल में अपनी इच्छा शक्ति को साधने की, उसे तराशने की बात है। हाँ। पर सवाल ये उठता है कि ये आत्मबल, ये अटूट विश्वास, ये आएगा कहाँ से? विवेकानंद के अनुसार इसका सोर्स क्या है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, लेख इशारा करता है कि ये विश्वास कहीं बाहर से नहीं आता। बाहरी परिस्थितियों से या दूसरों की तारीफों से नहीं। विवेकानंद का जो वेदांत दर्शन है उसके अनुसार ये विश्वास इस गहरी समझ से आता है कि हर इंसान के भीतर दिव्यता का अंश है। अच्छा। अनंत संभावनाएं छिपी हैं। इसे आप आत्म साक्षात्कार की ओर पहला कदम कह सकते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी इस अंदरूनी शक्ति को पहचान लेता है तो उसका आत्मविश्वास फिर किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं रहता। सही। ये कोई अहंकार नहीं है, बल्कि अपनी असल क्षमता की पहचान है। और यही पहचान उसे फिर बड़े से बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ने का, मुश्किलों का सामना करने का साहस देती है। और शायद यही मजबूत इच्छा शक्ति और आत्मबल उस दूसरी महत्वपूर्ण कड़ी से जुड़ता है जिस पर विवेकानंद ने बहुत जोर दिया, यानी शिक्षा। बिल्कुल। उन्होंने उस समय की जो रटंत विद्या वाली शिक्षा प्रणाली थी उसकी तो काफी आलोचना की थी। हाँ, काफी। लेख के अनुसार उनके लिए असली शिक्षा क्या थी फिर? बिल्कुल, वो साफ मानते थे कि जो शिक्षा सिर्फ दिमाग में जानकारियां ठूस दे या सिर्फ परीक्षा पास करवा दे या मान लीजिए अच्छा भाषण देना सिखा दे, वो सच्ची शिक्षा है ही नहीं। हाँ। लेख साफ तौर पर कहता है कि उनके अनुसार असली शिक्षा वो है जो इंसान का चरित्र बनाए, चरित्र निर्माण। उसके मनोबल को बढ़ाए, उसकी बुद्धि का विकास करें और सबसे जरूरी उसे अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाए, आत्मनिर्भर बनाए। आत्मनिर्भरता। जी, वो सैद्धांतिक ज्ञान के बजाय व्यवहारिक ज्ञान पर, जीवन निर्माण पर जोर देते थे। ऐसी शिक्षा जो जिंदगी की चुनौतियों के लिए तैयार करे। ये दृष्टिकोण तो बहुत बहुत व्यापक है। सिर्फ दिमागी कसरत नहीं बल्कि पूरे व्यक्तित्व का विकास, समग्र विकास। हाँ। और लेख में शायद ये भी जिक्र है कि उन्होंने शिक्षा को सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित नहीं रखा था। हाँ, और ये उस जमाने के लिहाज से सोचिए कितनी क्रांतिकारी बात थी। बिल्कुल। लेख इस बात को उजागर करता है कि उन्होंने स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा की वकालत की। अच्छा। उनका मानना था कि समाज का विकास तब तक संभव ही नहीं है जब तक महिलाएं शिक्षित और सशक्त ना हों। सही बात है। और इसके अलावा उन्होंने सिर्फ पारंपरिक विषयों तक ही शिक्षा को सीमित नहीं रखा। देश की तरक्की के लिए उन्होंने तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा
टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन जिसे कहते हैं, हाँ, स्किल्स। हाँ स्किल्स, उसको पाठ्यक्रम में शामिल करने की पुरजोर वकालत की। उनका मकसद था ऐसी शिक्षा देना जो नौजवानों को सिर्फ किताबी ज्ञान न दे, बल्कि उन्हें कोई हुनर सिखाए, ताकि वो अपनी रोजी रोटी कमा सकें, समाज पर बोझ न बने, और साथ ही शिक्षा ऐसी हो जो उनमें समाज सेवा की भावना भी जगाए। अगर हम आज की शिक्षा व्यवस्था को देखें तो अक्सर ये बहस होती है कि वो शायद रोजगार दिलाने पर ज्यादा केंद्रित हो गई है। हाँ, ये बात उठती है। और ये चरित्र निर्माण या सामाजिक जिम्मेदारी जैसे पहलुओं पर उतना ध्यान नहीं। क्या लेख में इस बारे में कोई संकेत मिलता है कि विवेकानंद के इस आदर्श को आज कैसे साधा जा सकता है? देखिए, लेख सीधे तौर पर तो आज की व्यवस्था पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन विवेकानंद के विचारों से जो दिशा मिलती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उनका जोर था शिक्षा के माध्यम से मनुष्य निर्माण पर। मैन मेकिंग एजुकेशन कहते थे वो। मनुष्य निर्माण। हाँ, इसका मतलब है कि पाठ्यक्रम में जो सांसारिक या लौकिक विषय हैं, उनके साथ साथ नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का, यानी पारलौकिक पहलुओं का एक संतुलन होना चाहिए। अच्छा, बैलेंस। हाँ, बैलेंस। ऐसी शिक्षा जो व्यक्ति को दुनिया में सफल होने के लिए जरूरी कौशल भी दे और साथ ही उसे एक अच्छा जिम्मेदार करुणामय इंसान भी बनाए। और उनका यह भी मानना था कि ये नैतिक शिक्षा सिर्फ उपदेशों से नहीं आती है, ये शिक्षकों के आचरण से, स्कूल के माहौल से, संस्कारों से मिलती है। तो आत्मनिर्भरता और चरित्र निर्माण के साथ साथ एक और पहलू उभर कर आता है, समाज के प्रति जिम्मेदारी। बिल्कुल। और यहीं से हम उनके तीसरे प्रमुख विचार पर आते हैं, सेवा। लेख बताता है कि विवेकानंद ने निस्वार्थ सेवा को जीवन का एक बहुत अहम उद्देश्य माना। ये सिर्फ दान पुण्य जैसा नहीं है, बल्कि कुछ और गहरा है ना? निश्चित रूप से। ये उनके वेदांत दर्शन का आप कह सकते हैं व्यवहारिक रूप है, प्रैक्टिकल वेदांता। अच्छा। लेख स्पष्ट करता है कि उनके लिए मानवता की सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा थी। उन्होंने वो मंत्र दिया था, नर सेवा नारायण सेवा। हाँ, सुना है। यानी जरूरतमंद इंसान की सेवा करना वो भगवान की सेवा करने जैसा है। आध्यात्मिकता उनके लिए सिर्फ ध्यान, पूजा या ग्रंथों के पाठ तक सीमित नहीं थी। असली आध्यात्मिकता कर्म में दिखनी चाहिए, खासतौर पर निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई के लिए किए गए कर्म में। यहीं पर वो कर्म योग का सिद्धांत सामने आता है। कर्म योग। हाँ, बिना फल की इच्छा किए अपने कर्तव्य को पूरी लगन और ईमानदारी से करना। कर्म योग। योगी कर्म के द्वारा योग या ईश्वर से जुड़ना। लेख इस बात पर जोर देता है कि उनके लिए करुणा कंपैशन और सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये जीने का तरीका थी। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या आज की इस बेहद कम्पेटिटिव दुनिया में, जहां हर कोई अपने फायदे के बारे में सोचता है, क्या वाकई बिना किसी स्वार्थ के सेवा करना संभव है? लेख इस प्रेरणा के सोर्स के बारे में क्या कहता है? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और बहुत लोग पूछते हैं। लेख के अनुसार विवेकानंद का दृष्टिकोण ये था कि निस्वार्थ सेवा का मकसद बाहरी दुनिया से कुछ पाना नहीं है। अच्छा। बल्कि अपने अंदर के अहंकार को कम करना है, अपने चित्त को शुद्ध करना है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो असल में हम अपनी ही मदद कर रहे होते हैं। अपनी मदद कैसे? ऐसे कि हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर रहे होते हैं, अपनी जो संकीर्णता है, सेल्फ सेंटर्डनेस, उसे तोड़ रहे होते हैं। सेवा हमें यह एहसास कराती है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, इंटरकनेक्टेडनेस। हाँ, ये एकात्मता का भाव ही तो वेदांत का सार है। तो प्रेरणा बाहरी लाभ नहीं है, बल्कि आंतरिक शुद्धि और विकास है, और ये चरित्र को मजबूत बनाने का एक बहुत सशक्त माध्यम है। यानी सेवा खुद को बेहतर बनाने का भी एक रास्ता है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। बिल्कुल। अच्छा, अब तक हमने आत्मबल, शिक्षा और सेवा की बात की। इन सबको साधने के लिए, जीवन में उतारने के लिए शायद जिस एक चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, वो है मन पर नियंत्रण। सही पकड़ा आपने। लेख बताता है कि विवेकानंद ने मन की शक्ति पर, उसे साधने पर बहुत बल दिया। हाँ, बिल्कुल। ध्यान, एकाग्रता, संयम और शुद्ध आचरण। लेख इन्हें भीतर की पूर्णता को प्रकट करने का रास्ता कहता है। भीतर की पूर्णता। हाँ, ये सिर्फ नैतिक उपदेश नहीं है, बल्कि ये वो साधन हैं, वो टूल्स हैं जिनसे हम अपने मन को अनुशासित और शक्तिशाली बना सकते हैं। विवेकानंद का मानना था, जैसा कि लेख में संकेत मिलता है, कि योग, चिंतन, मनन और अनुशासन के अभ्यास से ही मन स्थिर होता है। हाँ। और एक स्थिर, एकाग्र और शक्तिशाली मन ही वही आत्मबल विकसित कर सकता है, वही सही शिक्षा ग्रहण कर सकता है और वही निस्वार्थ सेवा के मार्ग पर चल सकता है।
ये सब आपस में गहरे जुड़े हुए हैं। आज के समय में जहाँ ध्यान भटकाने वाली इतनी सारी चीजें हैं, मोबाइल है, सोशल मीडिया है, सूचनाओं का अंबार लगा हुआ है। हाँ, डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। हाँ, तो ऐसे में मन को एकाग्र करना एक बहुत बड़ी चुनौती लगता है। क्या लेख इस बारे में कुछ व्यवहारिक सुझाव देता है कि इस मानसिक अनुशासन को कैसे विकसित किया जाए? हाँ, देता है। लेख कुछ व्यवहारिक कदमों का जिक्र करता है जिन पर हम आगे और बात करेंगे। लेकिन मूल विचार यह है कि मन की एकाग्रता कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है। अच्छा। ये अभ्यास से विकसित होने वाला एक कौशल है, स्किल है। विवेकानंद का जोर निरंतर अभ्यास पर था। प्रैक्टिस। हाँ, प्रैक्टिस। उनका मानना था कि जैसे शारीरिक व्यायाम से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वैसे ही ध्यान और एकाग्रता के अभ्यास से मन की शक्ति बढ़ती है। ये अंतर्निहित पूर्णता, मतलब हमारे भीतर जो छिपी हुई पूर्ण क्षमता है, उसको जगाने का तरीका है। और इसके लिए शुद्ध आचरण यानी नैतिक जीवन जीना भी जरूरी है, क्योंकि एक अशांत या दोषी मन वो कभी एकाग्र हो ही नहीं सकता। ये बात समझ में आती है, बिल्कुल। अब अगर हम इन सब विचारों को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, मतलब राष्ट्र के स्तर पर, तो लेख बताता है कि विवेकानंद ने राष्ट्र निर्माण में शिक्षा की भूमिका पर बहुत जोर दिया था। निश्चित रूप से। उनका मानना था कि भारत का पुनरुत्थान तभी संभव है जब यहाँ के लोग शिक्षित हों और आत्मनिर्भर बने। हाँ। इसलिए उन्होंने वो तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर इतना बल दिया ताकि नौजवान हुनरमंद बने और देश की औद्योगिक प्रगति में अपना योगदान दे सकें। सही। साथ ही वो चाहते थे कि शिक्षा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे, खासकर गरीबों और वंचितों तक। उनका नारा ही था, जन जन तक शिक्षा। हाँ। इसके अलावा लेख इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि उन्होंने शिक्षक और छात्र के बीच एक गहरे आत्मीय संबंध की जरूरत बताई। गुरु शिष्य जैसा। हाँ, बिल्कुल, जैसा प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा में होता था। शिक्षक सिर्फ जानकारी देने वाला ना हो, बल्कि चरित्र निर्माण में एक मार्गदर्शक भी बने। उन्होंने शिक्षा में लौकिक और पारलौकिक, मतलब संसारिक और आध्यात्मिक मूल्यों के संतुलन की बात भी कही। इसका क्या मतलब है, जरा समझाएंगे? हाँ, इसका मतलब है कि शिक्षा ऐसी हो जो हमें दुनिया में सफल होने के लिए जरूरी ज्ञान और कौशल तो दे ही, वो हो गया लौकिक पक्ष। ठीक है। लेकिन साथ ही हमें नैतिक रूप से मजबूत बनाए, हमें अच्छे बुरे की समझ दे और जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करें। ये हो गया पारलौकिक पक्ष। अच्छा, यानी दोनों जरूरी हैं? दोनों जरूरी हैं और दोनों में संतुलन जरूरी है। लेख इशारा करता है कि विवेकानंद के अनुसार धार्मिक शिक्षा कट्टरता या सिर्फ कर्मकांड सिखाने वाली नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो आचरण से, संस्कृति से, सेवा के माध्यम से दी जानी चाहिए और वो सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों पर आधारित हो। ऐसी शिक्षा जो दिमाग के साथ साथ दिल का भी विकास करे। ये सारी बातें सुनने में वाकई बहुत प्रेरणादायक लगती हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, जैसा आपने कहा भी, कि लेख सिर्फ सिद्धांतों पर ही नहीं रुकता। हाँ। बल्कि कुछ ऐसे व्यवहारिक कदम भी सुझाता है जिन्हें कोई भी अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश कर सकता है। चलिए उन पर बात करते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ज्ञान को अमल में लाना जरूरी है। बिल्कुल। तो लेख सुझाव देता है कि रोजाना कुछ समय, भले ही थोड़ा सा, ध्यान या प्राणायाम के लिए निकालना चाहिए। इससे मन शांत होता है और एकाग्रता बढ़ती है। सुनने में ये छोटा कदम लग सकता है, लेकिन नियमित अभ्यास से इसका बहुत गहरा असर होता है। हाँ, कंसिस्टेंसी जरूरी है। बिल्कुल। दूसरा सुझाव है इच्छा शक्ति को मजबूत करने का। जी। इसके लिए कहा गया है कि छोटे छोटे संकल्प लें और उन्हें पूरा करने की आदत डालें। जैसे अगर तय किया कि रोज सुबह 10 मिनट जल्दी उठेंगे या दिन में आधा घंटा किताब पढ़ेंगे, तो उसे निभाएं, चाहे कुछ भी हो जाए। इससे धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ता है, विल पावर मजबूत होती है। अच्छा, छोटे स्टेप से शुरुआत करें। हाँ, छोटे मैनेजेबल स्टेप्स। हाँ, और कर्मयोग के अभ्यास की भी बात है, जिसका जिक्र हमने सेवा के संदर्भ में किया था। बिल्कुल। लेख सलाह देता है कि हफ्ते में कुछ घंटे निकालकर किसी भी तरह की निस्वार्थ सेवा में लगाएं। किसी भी तरह के लिए। हाँ, चाहे वो किसी जरूरतमंद की मदद हो, पर्यावरण के लिए कुछ करना हो या किसी सामाजिक कार्य में बस हाथ बटाना हो। इससे न सिर्फ समाज का भला होता है, बल्कि हमारा अपना अहंकार कम होता है और चरित्र मजबूत बनता है। अध्ययन के बारे में भी एक दिलचस्प सुझाव है, कम पर गहरा। कम पर गहरा मतलब? हम बहुत सारी किताबें या जानकारी इकट्ठा करने के पीछे भागने के बजाय कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण विचारों को गहराई से समझें, उन पर सोचें, मनन करें और फिर उन्हें जीवन में उतारने की कोशिश करें। आज की इंफॉर्मेशन ओवरलोड वाली दुनिया में ये सलाह कितनी जरूरी है ना? वाकई, ये तो बहुत ही प्रासंगिक बात कही आपने।
और आखिर में कौशल विकास मतलब स्किल डेवलपमेंट, उसको भी इससे जोड़ा गया है। हाँ, लेख इस बात पर जोर देता है कि हमें लगातार कुछ न कुछ नया हुनर सीखते रहना चाहिए। अच्छा। इससे न केवल हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ती है, बल्कि हम समाज और राष्ट्र के लिए ज्यादा उपयोगी बन पाते हैं। तो ये सारे व्यावहारिक कदम आप देखें एक दूसरे से जुड़े हैं। हाँ, सब जुड़े हुए लगते हैं। बिल्कुल। ध्यान से मन शांत होगा, संकल्प से इच्छा शक्ति बढ़ेगी, सेवा से चरित्र बनेगा, गहरे अध्ययन से समझ बढ़ेगी और कौशल से आत्मनिर्भरता आएगी। ये सब मिलकर उसी जीवन निर्माण की प्रक्रिया को पूरा करते हैं जिसकी बात विवेकानंद बार बार करते थे। तो आज की इस पूरी चर्चा का अगर हम सार देखें तो क्या निकलता है? विवेकानंद के विचार हमें अपने भीतर की जो असीम शक्ति है उसे पहचानने की प्रेरणा देते हैं। हाँ। शिक्षा को सिर्फ डिग्री या नौकरी का जरिया ना मानकर चरित्र निर्माण और आत्मनिर्भरता का साधन बनाने की बात करते हैं। बिल्कुल। दूसरों की निस्वार्थ सेवा को जीवन का एक अभिन्न अंग बनाने और ध्यान व अनुशासन से अपने मन को साधने की प्रेरणा देते हैं। ये कोई मतलब बीते जमाने की बातें नहीं लगती। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि आज की भागदौड़ भरी और कभी-कभी दिशाहीन लगने वाली जिंदगी में संतुलन और सार्थकता खोजने के ये जैसे सूत्र हैं। एकदम सही कहा आपने। ये सारी शिक्षाएं मिलकर एक ऐसे सामंजस्यपूर्ण जीवन का नक्शा पेश करती हैं जहां व्यक्तिगत उन्नति और समाज का कल्याण ये दोनों साथ साथ चलते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हम सिर्फ अकेले व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि एक बड़े समाज का हिस्सा हैं और हमारी सार्थकता खुद को बेहतर बनाने के साथ साथ दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में भी है। हाँ। लेकिन वो पंक्ति मुझे फिर याद आ रही है, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। अंतर्निहित पूर्णता। हाँ, इससे एक गहरा सवाल हमारे मन में उठना चाहिए जिस पर हम सब सोच सकते हैं। आज के इस जटिल और तेज रफ्तार जीवन में कोई व्यक्ति अपनी इस भीतर छिपी पूर्णता को कैसे खोज सकता है? ये बड़ा सवाल है। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, उसे खोजने के बाद समाज की भलाई के लिए प्रभावी ढंग से कैसे इस्तेमाल कर सकता है? शायद इसी सवाल के जवाब में विवेकानंद के विचारों की असली प्रासंगिकता आज भी छिपी हुई है।